भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन को कौन सा डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया है और इसका क्या मतलब होता है? मिडिल ईस्ट में यूएई के ऊपर हुए हमले के ऊपर भारत की सरकार ने क्या वार्निंग दी है? पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंटेरोगेशन में क्या चीजें रिवील की हैं? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्वीडन के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड्स के बाद सीधा स्वीडन गए हैं और स्वीडन ने भी प्रधानमंत्री मोदी का काफी भव्य स्वागत किया। अपने फाइटर जेट्स प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजे थे। साथ में स्वीडन ने अपने देश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत और स्वीडन के रिश्ते मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वीडन 31वीं कंट्री है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड या फिर हाईएस्ट ऑनर दिया है। टोटल 31 देशों ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर लिया है। नीदरलैंड्स की तरह स्वीडन में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेकिन एक खास बात नोट करने वाली ये भी है कि नीदरलैंड्स की तरह स्वीडन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन के साथ बायलैटरल टॉक्स में भारत और स्वीडन के रिलेशंस को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल के ऊपर कर दिया है। यानी नीदरलैंड्स और स्वीडन ये दोनों देश अब भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के क्या लेवल होते हैं और ये टाइज को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक या फिर उससे ऊपर करने का क्या मतलब होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो देशों के बीच सबसे बेसिक जो सबसे छोटा रिलेशन होता है उसको फॉर्मल डिप्लोमेटिक या बायलैटरल रिलेशंस बोला जाता है। दो देश एक दूसरे देश में एम्बेसी ओपन करके फॉर्मल से कॉन्टेक्ट रखते हैं और जब कोई काम होता है तब सामने वाले देश के साथ बात की जाती है, वरना नहीं। जैसे कि इस समय हमारे टर्की और पाकिस्तान के साथ रिलेशन चल रहे हैं, ये दोनों ही फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की कैटेगरी में आते हैं जो सबसे बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। अब इसके एक स्टेप ऊपर का लेवल होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, जिसमें दो देश आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस टाइज को मजबूत करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी तक नीदरलैंड्स और स्वीडन हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स ही थे। एंड इसके अलावा भी और कई सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत आज की डेट में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का लेवल मेंटेन कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर का लेवल होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जिसमें दो देश बिजनेस टाइज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की फील्ड में भी स्टार्टिंग की पार्टनरशिप को स्थापित करते हैं। यानी अब बात बिजनेस से ऊपर हथियार, सेना और सुरक्षा के लेवल के ऊपर आ जाती है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है इसकी भी आगे कई सारे हायर लेवल होते हैं, क्योंकि सभी देशों के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस टाइज एक जैसे नहीं होते हैं। किसी देश के साथ नॉर्मल से डिफेंस टाइज होते हैं जबकि किसी देश के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज होते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ऊपर आती है एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें इस समय यूएई है। इस लेवल में सामने वाले देश के साथ वेपन और एमुनिशंस की सेल स्टार्ट हो जाती है। दुनिया के अलग अलग मंचों के ऊपर उस सामने वाली कंट्री का साथ दिया जाता है और उसके डिफेंस में स्टेटमेंट्स भी आती हैं। अब इसके भी ऊपर होता है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो इस समय हमारी इजराइल, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ये देश न सिर्फ सेमीकंडक्टर जैसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में पार्टनर हैं, बल्कि भारत के साथ वेपन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में भी भारत के साथ हैं। अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एक और लेवल ऊपर होता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जो इस समय हमारी एक ही देश के साथ है और वो है अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इंडो पैसिफिक, क्वाड, न्यूक्लियर एनर्जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ऊपर का लेवल आता है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जो स्टेटस इस समय केवल भारत और रशिया के बीच है। अब इसको तो हमको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि रशिया के साथ सबसे हाईएस्ट लेवल का स्टेटस क्यों है एंड इस कैटेगरी में अकेला रशिया ही क्यों है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपग्रेड करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये चीज कई बार न्यूज में आती नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की प्रॉक्सीज ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर वापस से हमले करना स्टार्ट कर दिया है। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि टोटल 3 ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिनमें से 2 ड्रोन अटैक्स को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर लिया था। यानी 2 ड्रोन हमलों को यूएई ने रोक दिया है, लेकिन एक ड्रोन हमला है जिसको यूएई रोकने में सफल नहीं हुआ। ये जो तीसरा ड्रोन अटैक हुआ है ये यूएई के अल दाफरा रीजन में हुआ है। यहाँ पर बरखा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके इनर पैरामीटर के ठीक बाहर जाकर ये ड्रोन अटैक यानी कि ड्रोन की स्ट्राइक हुई है।
यूएई ने अपनी प्रेस रिलीज में भी ये तो नहीं बताया है कि इस हमले के पीछे ईरान है या फिर कौन सी कंट्री ने अटैक किए हैं, लेकिन यूएई ने फिलहाल ये कहा है कि वो इन ड्रोन हमलों के सोर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के ऊपर इसकी जानकारी दे देंगे कि ये हमले कहां से हुए थे। अब ये और भी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएई के ऊपर इन ड्रोन हमलों के बाद भारत की सरकार ने भी, हमारे विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत ने कहा है कि यूएई के बराक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हुए हमलों को लेकर भारत भी चिंतित है। इस तरह के हमले बिल्कुल भी मंजूर नहीं किए जाएंगे और ये सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। भारत तुरंत सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर वापस आने की अपील करता है, ये कहना है भारत का। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं ये मिडिल ईस्ट में और भी कई सारे देशों के ऊपर हो रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया के ऊपर भी पिछले कल देर रात को ड्रोन हमले हुए थे जो इराक की तरफ से ही ईरानियन प्रॉक्सी ग्रुप्स द्वारा लॉन्च किए गए थे। लेकिन भारत ने मिडिल ईस्ट में केवल एक ही देश के लिए स्टेटमेंट इशू की है और वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो दिखाता है कि भारत और यूएई के रिलेशंस काफी तेजी से क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से और इस न्यूज से पता चलेगा कि देश के अंदर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोहम्मद उस्मान जट नाम के एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया था जिसका कोड नेम था चाइनीज। पिछले साल नवंबर महीने में दिल्ली में जो रेड फोर्ट के बाहर डॉक्टर उमर नबी ने ब्लास्ट किया था, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट के ऊपर आ गई हैं और मोहम्मद उस्मान जट नाम का ये टेररिस्ट उसी केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद उस्मान जट की पिछले एक महीने तक एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जे पुलिस ने काफी अच्छे से खातिरदारी की है, जिसमें इसने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स दी हैं, जिसने सिक्योरिटी एजेंसीज के कई सारे लैप्सेस को उजागर किया है। सबसे पहले तो ये पता चला है कि मोहम्मद उस्मान जट नाम का ये टेररिस्ट लाहौर का रहने वाला है और बॉर्डर क्रॉस कर ये भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आया था। इसको टास्क दिया गया था जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर भारत की जो बाकी की स्टेट्स हैं वहां पर स्लीपर सेल्स की रिक्रूटमेंट करना और आगे फिर उन स्लीपर सेल्स की मदद से आतंकी हमले करवाना। लेकिन जब ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत आया तो इसने भारत में देखा कि जो भी इसको लाहौर और पाकिस्तान के अंदर बताया गया था कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत की फौज अत्याचार करती है, ये सब बातें झूठी निकली और कश्मीर की सच्चाई उसके बिल्कुल उल्टा है। कश्मीर में सभी लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था, मार्केट्स ओपन है और लोग अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए कश्मीर आकर ये अपने ऑब्जेक्टिव और मिशन से थोड़ा सा भटक गया था और ये भी जम्मू कश्मीर की डेली लाइफ को एंजॉय करने लगा था। मोहम्मद उस्मान जट ने बताया कि इसके सर के बाल काफी झड़ गए थे, हेयर लॉस से काफी परेशान था, जिसकी वजह से इसको अपनी पर्सनैलिटी में काफी कॉन्फिडेंस नहीं लगता था। इसको लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट केवल वेस्टर्न कंट्रीज में ही पॉसिबल है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन श्रीनगर में इसने लोकल लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए देखा तो ये काफी खुश हो गया और फिर इसने खुद श्रीनगर में क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लिया। मोहम्मद उस्मान जट ने बताया कि ये श्रीनगर के अपर हिल्स में 2 और पाकिस्तानी टेररिस्ट से मिला था जिनके नाम जरगाम और अब्दुल्ला थे। ये भी पाकिस्तान से एलओसी को क्रॉस कर जम्मू कश्मीर आए थे। इनमें से जो जरगाम था उसी ने मोहम्मद उस्मान जट को श्रीनगर में एक लोकल दुकानदार से मिलवाया। इस दुकानदार ने खुद ही अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे। जब इसको पता चला कि इस दुकानदार ने भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं, इसलिए वो भी इसकी मदद करे और हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, तो काफी सारी रिक्वेस्ट के बाद उस दुकानदार ने इस पाकिस्तान से आए मोहम्मद उस्मान जट नाम के टेररिस्ट की मदद की और श्रीनगर के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के समय ये कई बार क्लिनिक में रात गुजारता था। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मोहम्मद उस्मान जट और अब्दुल्ला नाम का पाकिस्तानी टेररिस्ट ये दोनों मिलकर एक पैसेंजर व्हीकल में श्रीनगर से जम्मू आ गए और वहां से स्लीपर बस पकड़कर ये पंजाब के मलेर कोटला गए। इंटेरोगेशन में इसने बताया है कि मलेर कोटला में इसने काफी समय बिताया और वहां ये टाइम पास करने के लिए टर्किश ड्रामा भी देखा करता था और इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करता था। मोहम्मद उस्मान जट ने इंटेरोगेशन में ये चीज भी रिवील की है कि उमर नाम का एक और टेररिस्ट था जिसका निकनेम खरगोश था। क्योंकि एजेंसीज के हाथ बिल्कुल नहीं लगता था इसलिए इसको खरगोश नाम दिया गया था। ये कराची पाकिस्तान से भारत आया था और यहाँ पर पहुंचकर कुछ समय रहने के बाद उमर ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और नकली पासपोर्ट बनाकर वो भारत से भागकर इंडोनेशिया चले गया था और फिर इंडोनेशिया से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर गल्फ की किसी कंट्री में चले गया था। इसलिए मोहम्मद उस्मान जट भी इंग्लिश सीख रहा था। इसने भारत में आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने की भी कोशिश की थी ताकि ये पासपोर्ट बनाकर उमर की तरह भारत से बाहर भाग जाए। हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान से आने के बाद मोहम्मद उस्मान जट भारत में फ्रीली घूम रहा था।
इतने महीनों तक ये अपनी लाइफ एंजॉय करता रहा। अब ये तो श्रीनगर के एक डॉक्टर ने रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट कर लिया, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज और भी अलर्ट आ गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्लीपर सेल्स को ट्रैक डाउन करते करते ये लाहौर पाकिस्तान का मोहम्मद उस्मान जट पकड़ा गया। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी नालायकी हमारे सिस्टम की भी है। जो उमर नाम का एक टेररिस्ट, जिसका निकनेम खरगोश बताया गया है, वो कराची पाकिस्तान से आकर भारत में पासपोर्ट भी बना लेता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स उसको आसानी से बन जाते हैं और फिर इंडियन पासपोर्ट के ऊपर वो यहाँ से इंडोनेशिया भी चले जाता है। और हमारी एजेंसीज को तब पता चलता है जब दूसरा टेररिस्ट अरेस्ट होकर बताता है। इस केस से संबंधित जो भी अपडेट आई थी हमने आपको बता दी। बाकी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि देश में इंटेलिजेंस का क्या हाल चल रहा है। ऐसा कोई केस अभी तक पाकिस्तान के हाथ लगता तो पाकिस्तान ने तो उसको यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र तक ले जाना था, और यहाँ पर हमारे न्यूज चैनल्स या सरकार भी इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। इस केस से संबंधित और कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।